जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जेएनपी सॉल्यूशन। साथियों, हम भारत चीन विवाद के विषय में पढ़ रहे थे और जैसा कि मैंने भाग 1 में आपको यूपीएससी लेवल और यूपीपीसीएस लेवल के प्रीलिम्स से संबंधित क्वेश्चन बताए थे कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। आज हम भारत चीन विवाद के 3 प्रमुख मुद्दों पर बात करेंगे जिनके लिए आप बेताब हैं। बहुत सारे बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया, व्यूज़ भी कम थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बच्चे इसे ये नहीं समझ रहे हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट स्वरूप में है, या हम कह सकते हैं कि आप ज्वलंत मुद्दे पर, फायरिंग इशूज़ पर पूरा ध्यान फोकस करते हैं। आपका एग्जामिनर बैकग्राउंड से क्वेश्चन उठा देता है। जैसे कि कई बार होता क्या है, किसी देश की भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी देश के राजनीतिक स्तर से क्वेश्चन बन जाते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन ऐतिहासिक स्वरूप में आते हैं। और मैं आपको ये तीनों ही स्वरूप प्रदान करूंगा इसमें, यानी एक फुल चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होगा जिसमें चीन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं होगा। उसके लिए आपको धैर्य धारण करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मुझे सभी स्तर के क्वेश्चन आपको देने होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। हमने कहा 3 महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनके विषय में हमें चर्चा करनी है, जिनके विषय में हमें डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम बात करेंगे तो CPEC की बात हो जाएगी, और CPEC के बाद में अगर हम बात करेंगे तो गलवान घाटी की बात हो जाएगी। जब हम गलवान घाटी की बात कर चुके होंगे तो इसके बाद पैगोंग त्सो झील के विषय में हम बात करेंगे। और जब हम इन तीनों को कवर कर लेंगे तो इसके बाद हमारा एक और लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें चाइना से संबंधित वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CPEC, यानी अगर हम बात करें तो आर्थिक स्तर की हम बात कर रहे हैं, चाइना की आर्थिक स्तर की बात कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आखिर भारत ने इस परियोजना का विरोध क्यों किया? क्या कभी आपके मन में ये विचार आया कि आखिर चाइना को इस तरीके के प्रोजेक्ट से क्या लाभ मिलने वाला है? आइए हम बात करते हैं चीन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, चीन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित की गई जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक आपका आ जाता है बेल्ट और दूसरा आपका आ जाता है रोड। देखिए, एग्जाम के व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कीवर्ड का बहुत ज्यादा ज्ञान हमें रखने की जरूरत होती है, क्योंकि कीवर्ड बहुत कुछ मायने करा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो देखिए, यहाँ बेल्ट का जो तात्पर्य है वो है सड़क से, सड़क निर्माण, और जहां पर रोड का तात्पर्य है ये है आपका सी रूट से। 2 चीजें आपको क्लियर करनी है, बेल्ट और रोड। तो बेल्ट यानी सड़क निर्माण के माध्यम से एक दूसरे देश के साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? चाइना। ऐसा चाइना को विचार क्यों आया? क्योंकि चीन जानता है कि उसे अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता है, तो वो उन बाजारों का लाभ लेने के लिए इस प्रकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को प्रारंभ करता है। तो बेल्ट और रोड दोनों का मतलब समझ में आया होगा, सड़क और सी रूट। अब देखिए, अभी डोकलाम विवाद के विषय में हम बात कर रहे थे, तो डोकलाम में भारत ने हस्तक्षेप किया था, और हस्तक्षेप, जबकि अगर हम विवाद की बात करें तो विवाद भूटान और चाइना के मध्य में था, लेकिन भारत ने वहां पर अपनी तटस्थता को रखा, भारत वहां पर सामने जाकर खड़ा होता है, फेस ऑफ होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों ऐसा किया। तो वहां पर देखिए, इसी तरीके का कुछ प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि वो रोड निर्माण करने का कार्य कर रहा था। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो पॉइंट हमारा ये कवर हुआ। अब दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसे अबोर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ओवर होता क्या है, तो O1 B बेल्ट, O1 R रोड, यानी 1 बेल्ट 1 रोड भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, इस परियोजना में 6 आर्थिक गलियारे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, खासकर यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा
कि चीन के द्वारा प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कितने गलियारों की बात की गई, कितने आर्थिक गलियारों की बात की गई। तो हम ओवरऑल को उठा लेते हैं, वन बेल्ट वन रोड, जिसमें 6 आर्थिक गलियारों के निर्मित करने की बात कही गई है। कभी कभी बच्चों होता क्या है कि क्वेश्चन में कई विकल्प एक समान मिल जाते हैं, या होता क्या है कि वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आते हैं और उनको नंबरों के माध्यम से आपको पहचानना होता है। तो देखिए हमें यहाँ जानने की जरूरत होगी कि वो 6 आर्थिक गलियारे हैं कौन कौन से। तो नंबर 1 पर आप देखिए तो यहाँ लिखा है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पहला गलियारा होगा। कैसा गलियारा? आर्थिक गलियारा। दूसरे की हम बात करेंगे तो देखिए एक है हमारा BCIEC, तो देखिए ये हम कह सकते हैं भूटान, चाइना या बांग्लादेश, चाइना और इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। तीसरे की हम बात करेंगे तो चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। चौथे की हम बात करेंगे चाइना इंडो चाइना पेनिसुला, ये चौथा कॉरिडोर इनका हो गया। पांचवे की बात करेंगे तो चाइना मंगोलिया रसिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब अगर हम छठे की बात करें तो न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखिए ये आर्थिक गलियारे 6, यानी हम कह सकते हैं अबोर परियोजना के अंतर्गत कितने गलियारों को सम्मिलित किया गया है, तो 6 आर्थिक गलियारों को इसमें सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन आया यहाँ पर, आप सेकंड वाले पे गौर कर रहे होंगे, यहाँ बांग्लादेश, चाइना और इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई, तो क्या इस परियोजना में भारत सम्मिलित है? तो मन से इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, भारत इस परियोजना में सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं सम्मिलित है? उसका कारण है सीपेक का निर्माण। और सीपेक के निर्माण के विषय मैंने आपको बताया था कि चीन का ये हिस्सा, अब देखिए ये हिस्सा पाकिस्तान के सेसमरस घाटी के नाम से, सेसमरस घाटी के नाम से शायद जाना जाता है, नाम नहीं याद है कंफर्म, लेकिन सेसमरस के घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। और ये पाकिस्तान के द्वारा चाइना को एज ए गिफ्ट दिया गया था। तो यहाँ पर पड़ता है कराकोरम दर्रा, देखिए, और यहीं तक रोड भारत ने बना ली। तो वो ये चाहता है कि अगर यहाँ पर हमारा कब्जा हो जाए तो इस एरिया पर हमारा आना जाना बेरोक टोक हो जाए। अब दूसरी चीज, भारत के सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, अगर यह रोड बनकर तैयार होती है और भारत यहाँ पर ये पॉइंट छोड़ देता है, तो इस रोड के माध्यम से भारत को 3 ओर से घेरने का काम चाइना आसानी से कर सकता है। तो इस पॉइंट के लिए ये इंपॉर्टेंट था और ये पीओके में निर्मित हुआ है, जिसके कारण भारत ने इसका खुला विरोध किया। ठीक है, तो ये पॉइंट अब समझ में आया होगा CPEC का क्यों विरोध किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दूसरा देखो वही पॉइंट आया कि भारत इस परियोजना का भागीदार नहीं है। अब भारत क्या कर रहा है? BRI का विरोध कर रहा है, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। मैंने कारण बता दिया विरोध का, पाक अधिकृत कश्मीर से रोड का निर्माण होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए। अब इस अगर हम बात करें BRI के माध्यम से जो सीपैक बनाया गया है, यहाँ किसको क्या जोड़ता है? तो चीन के सिजियांग को अरब सागर से, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड के तहत चीन का कौन सा प्रांत अरब सागर से जुड़ता है जाकर के? तो देखिए अरब सागर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक बंदरगाह आपको याद आया होगा जिसे आप कहते हैं ग्वादर बंदरगाह, और इस ग्वादर बंदरगाह से सिजियांग तक पाकिस्तान रोड निर्मित करने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब देखिए ये परियोजना कब स्टार्ट हुई? तो वर्ष 2013 में ये परियोजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए इसका लक्ष्य क्या है? तो मैंने बताया कि इस परियोजना का लक्ष्य है चीन को सड़क, रेल, जल मार्ग के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका, एशिया से जोड़ना। ठीक है, अब देखिए इसी के माध्यम में अगर हम देखें तो देखिए मैंने बताया कि जल माध्यम से, ठीक है, यानी जल मार्गों के द्वारा। तो देखिए जल मार्गों में इसने पॉलिसी प्रारंभ की थी मोतियों की माला, और इस मोतियों की माला में इसने पाकिस्तान का एक बंदरगाह लिया था, और इस बंदरगाह का नाम पड़ा था ग्वादर बंदरगाह, और इस ग्वादर बंदरगाह से ये भारत के क्षेत्रों में निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखिए इससे भारत को भी नुकसान है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, एक श्रीलंका का और बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। तो क्या सीपेक के अगेंस्ट भारत ने कोई कदम उठाए? जी हाँ, बिल्कुल। सीपेक के कदम भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ
साउथ कॉरिडोर, जो कि ईरान में निर्मित है और लगभग जो इसकी लेंथ होगी वो 7200 किलोमीटर, हालांकि भारत ने 800 किलोमीटर तक की रोड निर्मित कर ली है। और एक बंदरगाह भी हायर किया है, उस बंदरगाह का नाम है चाबहार बंदरगाह, जो ईरान में पड़ता है। तो देखिए ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो कि भारत अबोर के मुकाबले में ईरान में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर निर्मित कर रहा है, ध्यान रखिए। और कौन से बंदरगाह को विकसित किया है भारत ने? ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित किया। अब देखिए इससे भारत को क्या लाभ होने वाला है, तो इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के माध्यम से भारत मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में अपनी पहुंच बना लेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइना लगातार भारत को उकसाने की कोशिश करता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे किससे जुड़े हुए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जब बात करेंगे तो हम गलवान घाटी की बात करेंगे। देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम दो पॉइंट पर बात करेंगे, और एक तो हमारा गलवान घाटी और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो पैगोंग सो झील, ये दो चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम गलवान घाटी की बात करते हैं। देखिए गलवान घाटी है कहाँ, तो आपको याद रखना है कि ये लद्दाख पड़ती, चूंकि लद्दाख अब एक केंद्र शासित राज्य है, ध्यान रखिएगा। तो कई बार ये पहले जो जम्मू कश्मीर में पहले की किताबों में जम्मू कश्मीर में लिखा मिलेगा आपको, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज की गलवान घाटी की खोज किसने की, तो गुलाम रसूल गलवान ने इसकी खोज की थी, जिसके नाम पर इसे गलवान घाटी के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम रसूल गलवान के नाम पर ही इसे क्या कह दिया गया, गलवान घाटी। नेक्स्ट देखिए गलवान नदी का उद्गम इंपॉर्टेंट रहेगा। गलवान नदी का उद्गम अक्साई चीन में होता है, जो कि चाइना के कब्जे में आता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं कि गलवान नदी का उद्गम अक्साई चीन में होता है, तो उद्गमित स्थल से वह कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है, तो देखिए सर्वप्रथम ये पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, और इसके बाद पूर्व से प्रवाहित होते हुए नीचे की ओर आती है और लद्दाख के पश्चिमी सिरे में आकर के श्योक नदी में आकर मिल जाती है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से बन सकता है, यानी गलवान अपना मुहाना कौन सी नदी में बनाती है, श्योक नदी में बनाती है, ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है कल भी मैंने बताया श्योक किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे गलवान नदी की लंबाई कितनी है, तो गलवान नदी की जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग बात करते हैं पैगोंग सो झील की। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि झीलों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत झीलों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए झील के भी कई प्रकार होते हैं, कई बनावटें होती हैं, जैसे कि आपने एक पढ़ रखा होगा क्रेटर झील, फिर आपने पढ़ रखा होगा प्लाया झील, ठीक है, या कई तरीके की झीलों का निर्माण हम लोग पढ़ते हैं। तो क्रेटर, प्लाया हो गया और हमारा ऑक्सबो हो गया लेक, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की लेक हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पैगोंग सो झील की बात हम करें तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि पैगोंग सो झील कौन से राज्य में है, तो देखिए ये लद्दाख में है, ठीक है, ये लद्दाख राज्य में है। अब आपको बच्चों याद रखना है कि इस झील के दोनों तरफ कुछ उंगलियां जैसी आकृतियां बनी हुई हैं, यानी पहाड़ियों के कुछ हिस्से इस तरीके के दिखाई देते हैं जिन्हें हम फिंगर बोलते हैं, ध्यान रखना। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पैगोंग सो झील जो फिंगर विवाद के लिए जानी जाती है, इसमें कौन से फिंगर से लेकर कौन से फिंगर के मध्य में विवाद की स्थिति है, तो देखिए 4 से 8 और एक और रख लीजिए 2, यानी वर्तमान में पहले क्या था कि एक्चुअल रेखा जो निकलती थी उसको चीन यहाँ से मानता था और हम इसको 8वें से मानते थे, जबकि इस बार क्या किया है चाइना ने यहाँ तक घुसपैठ करने की कोशिश की है, यानी इसे सेकंड फिंगर तक आने की कोशिश इन्होंने की है, जिसके कारण ये लगातार झड़प होती रहती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो देखिए पैगोंग सो झील किस तरह की झील है, तो ये खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। तो यहाँ से पॉइंट हो सकता है भारत चीन के मध्य पैगोंग सो झील विवाद में रही जो है, तो जो कैसी है, खारे पानी की झील, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे पैगोंग सो झील का आकार कैसा है। तो भारत में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि चिल्का झील का आकार कैसा है, तो आप सभी ने बताया नाशपाती आकार का है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है पैगोंग त्सो झील का आकार कैसा है, तो याद रखिए बूमरैंग, बस आपको ये याद रखना है। एक इस प्रकार की आकृति होती है जिसे बूमरैंग कहा जाता है, ठीक है, बूमरैंग आकृति बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बूमरैंग आकार की निम्नलिखित में से कौन सी झील है, तो आपको बताना होगा पैगोंग त्सो झील। चलिए अब देखिए कौन सी झील फिंगर डिस्प्यूट के लिए जानी जाती है, तो इसके पहले भी आप वर्ल्ड जियोग्राफी जब पढ़े होंगे तो उसमें क्वेश्चन आया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील अंगुलिस्थ झील के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा वो जो उंगलियाकार हमारी झीलें थी वो 5 झीलें थी, ठीक है, जिन्हें हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये फिंगर डिस्प्यूट के लिए जाना जाएगा। कौन सी झील, पैगोंग त्सो झील। देखिए भारत में इसका हिस्सा लगभग कितना, वैसे तो लगभग 135 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, लेकिन इसके हिस्से की बात भारत में की जाए तो ये लगभग 45 किलोमीटर का हिस्सा है, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट आज हमारे कवर होते हैं। कल हम ऐतिहासिक फैक्ट लेकर चाइना के उपस्थित होंगे। इसके बाद जो भी करंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हम चर्चा करेंगे। पहले दिन का जो भी लेक्चर होगा वो हमारे पीसीएस लेवल का लेक्चर होगा। गुड नाइट। अभी रात को 12:05 हो रहे हैं इस समय, आपको मैं इस समय वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।